जोहार बच्चों, एक बार फिर से आप सबों को आपके अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी विथ राज सर और भूगोल और प्रतियोगिता परीक्षा में फिर से स्वागत है। जैसा कि बच्चों आप लोगों को पता है कि हम लोग एक सीरीज के तहत चल रहे हैं और अभी हम लोग प्रश्नों को हल कर रहे हैं। भूगोल विषय वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा जो पूछे गए हैं जैक के द्वारा उन पिछले 5 वर्षों का, उसमें से हम लोग 2024 के प्रश्नों को देख रहे हैं। क्योंकि बच्चों अभी मैंने 4 वीडियो अपलोड किया है 2024 के प्रश्नों से संबंधित। चारों वीडियो का मैं लिंक आपको दे दूंगा। उसमें से हम लोग एमसीक्यू देख लिए हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देख लिए हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देख लिए हैं। अब बारी है दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की। क्योंकि दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का जैक के द्वारा न्यूज़पेपरों के द्वारा कुछ अवगत हो रही हैं चीजें कि थोड़ा प्रश्नों की प्रकृति जटिल की जाएगी, तो रटने वाले प्रश्न नहीं रहेंगे, आपके समझ को चेक किया जाएगा आपके एग्जाम में। तो मेरा प्रयास है कि मैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को थोड़ा सा विशेष रणनीति के तहत लाऊं ताकि आपकी दिमाग और थोड़ा सा खुले और समझ बढ़े। तो इसलिए मैं वीडियो को एक एक क्वेश्चन को लेके मैं चलूंगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को थोड़ा सा आप लोगों के लिए भी अच्छा होगा कि एक प्रश्न पर ज्यादा फोकस करेंगे और उसको समझ के लिखने का प्रयास करेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि सभी लोग वीडियो को देखते होंगे और लिखते जाते होंगे, नोट्स बनाते जाते होंगे, ताकि उसको उसी नोट्स को आप बार बार रिवीजन करेंगे। अधिक से अधिक 95 प्लस मार्क्स एकदम आएंगे आपके, अगर आप फॉलो करते हैं सारी चीजों को जो मैं आपको बता रहा हूं। तो बिना देरी किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इससे पहले मैं बताना चाहूंगा आपको कि जो भी चैनल में नए होंगे, जो भी बच्चे होंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को दोस्तों में शेयर करेंगे ताकि आप में कंपटीशन की भावना बनी रहे, और शेयर के साथ साथ लाइक तो करेंगे ही। और जो बच्चे पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे, मैं लिंक दे दूंगा चारों वीडियो का 2024 के प्रश्नों को, उसको आप लोग जरूर से देख लेंगे, कॉपी में नोट करेंगे। और आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। आज पार्ट 5 में अपलोड कर रहा हूं और क्वेश्चन नंबर जो 43 है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को, उसको मैं 2024 के प्रश्न को लेने जा रहा हूं भूगोल विषय के तहत। तो आइए हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। तो देखिए बच्चों, जो प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 43 नंबर से लेकर 48 तक आपके रहेंगे। एक बार देख लेते हैं इंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन देखिए कौन सा है, जैक वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 का हल प्रश्न पत्र हम लोग देख रहे हैं और उसमें से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख रहे हैं। सब्जेक्ट भूगोल है। प्रश्न संख्या 43 से 48 तक देखेंगे और प्रत्येक प्रश्न 5 अंक के रहेंगे और 4 प्रश्न रहेंगे। इस प्रकार इस सेक्शन से आपको 20 अंक मिलेंगे, ठीक है ना। इनमें से देखिए किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। आंसर एनी 4 क्वेश्चंस। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 250 शब्दों में दें, मैक्सिमम 250 वर्ड्स में आपको इसके जवाब देना है। तो 43 नंबर क्वेश्चन में देखिए कि कैसा क्वेश्चन है। पिछले साल जो पूछा है 2024 में, ये क्वेश्चन आसान दिखता है लेकिन इसमें मार्क्स लाने उतने आसान है नहीं। प्रश्न देखिए, भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कृषि विकास की महत्वपूर्ण नीतियों का वर्णन करें। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट फॉलोड इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड इन इंडिया। देखिए ये प्रश्न लिया गया है आपको भारत के भूगोल जो लोग और अर्थव्यवस्था है 12th क्लास का सेकेंड बुक, उससे लिया गया है, एग्रीकल्चर टॉपिक से। और अंदर में बुक के अंदर में वो सारी चीजें नीतियां आपको उतने डिटेल नहीं दिए गए हैं, लेकिन प्रश्न बना दिया गया है लास्ट में आपके लॉन्ग क्वेश्चन में। किताब में है ये क्वेश्चन, डायरेक्ट किताब से उठाया गया है इस क्वेश्चन को, और इसको लिखना आसान नहीं है, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे हम लोग, थोड़ा आपका समझ भी बढ़ते चला जाएगा। मैं लिखने के साथ उनको समझा भी दूंगा। तो आइए इस प्रश्न के आंसर को हम लोग देखते हैं और साथ में बातें हम लोग करते जाएंगे कि किसे हम लोग को इसको टैकल करना है ताकि अधिक से अधिक नंबर हम इसमें उठा सके। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इसका आंसर लिखना। क्वेश्चन लिख लेंगे आप लोग, ठीक। तो आइए बच्चों इस प्रश्न के उत्तर को हम लोग देखते हैं। और जैसा कि प्रश्न में था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत की नीतियों का उल्लेख करें, तो कृषि से संबंधित, कृषि के विकास से संबंधित नीतियों का उल्लेख करें। तो उन नीतियों को हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि आखिर नीतियां होती क्या हैं। तो कृषि विकास की नीतियों को सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं। तो देखिए, कृषि विकास की नीतियां वे योजनाएं और उपाय हैं। क्या है ये? तो एक प्रकार के योजनाएं हैं और उपाय हैं जो, या फिर जिन्हें सरकार द्वारा किसानों की उत्पादकता बढ़ाने,
खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सर्वांगीण विकास के लिए अपनाया जाता है। ध्यान सी बात है। तो 3 चीजों के लिए योजनाएं और नीतियां बनाई गई। तो पहला चीज क्या था? किसानों की उत्पादकता बढ़ाना और खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, साथ ही साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सर्वांगीण विकास पर जोर देने के लिए कुछ नीतियां अपनाई गई। कब? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात। अब देखिए, ये तो हो गया एक कि नीतियां होती क्या है उसको हम लोग डिफाइन किए। अब हम भारत के संदर्भ में बातें करेंगे। तो इस क्रम में भारत में कृषि विकास की बात की जाए तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, जैसा कि प्रश्न पूछ रहा है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सरकार का तात्कालिक यानी कंटेम्परेरी ऑब्जेक्टिव क्या था? तात्कालिक उद्देश्य खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाना था। तो तात्कालिक उद्देश्य क्यों था खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाना? क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय क्या हुआ था कि जितने भी सिंचित क्षेत्र थे अधिक से अधिक पाकिस्तान के क्षेत्र में चले गए विभाजन के बाद। तो हमारे पास सिंचित क्षेत्र कम पड़ गया और हमें विदेशों से खाद्यान्न का आयात करना पड़ता था। तो इसलिए सबसे पहले हम लोगों को जरूरत क्या थी? तो खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाना था, जिसके लिए कई नीतियां बनाई गई। तो पहली जो पॉलिसी बनाई गई कृषि विकास के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पास, उसका उद्देश्य क्या था? खाद्यान्नों को उत्पादन बढ़ाने के लिए। अब उसके लिए क्या क्या किए गए इसको देखिए। तो सबसे पहले किया गया व्यापारिक फसलों की जगह, ध्यान दीजिएगा, व्यापारिक फसलों की जगह यानी कि जो आपके नगदी फसल है जिनसे व्यापार किया जाता है की जगह खाद्यान्नों को उगाए जाने पर जोर दिया जाने लगा। अभी क्या होता है? अभी हम लोग बात कर रहे हैं कृषि विकास का वाणिज्यीकरण करना, लेकिन उस समय क्या हम लोग किए थे? उस समय हमको खाद्यान्न की ज्यादा आवश्यकता थी। तो आरंभिक समय में हम लोग व्यापारिक फसलों की जगह खाद्यान्नों को उगाना सबसे पहला हम लोग इसको प्रायोरिटी दें। क्यों? क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले ब्रिटिश लोग क्या करते थे? ऐसे फसलों को उत्पादन करते थे जिनसे उनसे नगदी की प्राप्ति हो। ठीक है ना? खाद्यान्नों का उससे क्या मतलब था? गरीबी बढ़े, भूखमरी हुए। ठीक है, उनका उद्देश्य था यहाँ से सारा धन कमाना और अपने देश को ले जाना। ठीक है, तो इसलिए व्यापारिक फसलों की जगह खाद्यान्नों को उगाए जाना पहला प्रायोरिटी था। ठीक है, उद्देश्य था। दूसरा नीति क्या था? तो कृषि गहनता को बढ़ाना। कृषि गहनता मतलब कि कोई भी कृषि भूमि क्षेत्र है वहां अधिक से अधिक कृषि कार्य करना और अधिक से अधिक खाद्यान्न फसलों का उत्पादन करना। ठीक है, अगला नीति क्या किया गया आरंभिक समय में? तो कृषि योग्य बंजर तथा प्रति भूमि को कृषि भूमि में परिवर्तित करना। वैसी भूमि जो कृषि योग्य तो है, ठीक है, और जो अभी परती है, कृषि योग्य है लेकिन वो अभी परती पड़ा हुआ है। ठीक है, कृषि योग्य बंजर है और परती पड़ा हुआ है, उस भूमि में सिंचाई के साथ साथ उर्वरकों का उपयोग करके हम उसे क्या करें? तो कृषि भूमि के रूप में परिवर्तित कर दें ताकि खाद्यान्नों के उत्पादन में बढ़ोतरी हो सके। ठीक है, अब देखिए इन तीनों का क्या प्रभाव पड़ा उसको देख लेते हैं। प्रारंभ में इन नीतियों का जो था, इस नीति से खाद्यान्नों का उत्पादन तो बढ़ा, लेकिन 1950 के दशक में, मान लिया हमारा देश स्वतंत्र हुआ 1947, ठीक है, तो उस समय ये चीजें अपनाई गई। लेकिन 1950 के दशक में, जब 1950 के दशक के अंत तक क्या हो गया, 10 साल का जो अंत था उसमें क्या हो गया? तो कृषि उत्पादकता की स्थिरता आ गई। कृषि जो उत्पादकता थी वो बढ़ी थी, लेकिन वो बढ़ी जो और वो उतना ही रह गई। ठीक है, और इस स्थिरता की समस्या से उबरने के लिए भी कई कार्यक्रम अपनाए गए कृषि क्षेत्र में। ठीक है, कई कार्यक्रम अपनाए गए। ठीक है, जैसे में बहुत सारे गहन कृषि जिला कार्यक्रम IADP, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। ठीक है, फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, अभी पूछा जा रहा है 1 नंबर वाले क्वेश्चन में। तो गहन कृषि जिला कार्यक्रम ने जिला स्तर पर गहन रूप से, ठीक है, कृषि को विकसित करने का कार्यक्रम चलाया गया।
ठीक है। उसके बाद कौन सा लाया गया, तो गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम, यानी पूरे क्षेत्र में गहन रूप से कृषि कार्य को बढ़ावा देने का कार्यक्रम चलाया गया, जिसे शॉर्ट में IAAP बोला गया, इंटेंसिव एग्रीकल्चरल एरिया प्रोग्राम। ध्यान दीजिएगा, ये जितनी भी नीतियां और कार्यक्रम हैं और भी हैं, लेकिन मैं पूरी तरह से एनसीईआरटी को 12th के एनसीईआरटी में जो चीजें हैं उसको मैं शामिल करने का प्रयास किया हूं, ताकि आपके जो प्रश्न बनेंगे, ऑब्जेक्टिव बने या 1 नंबर के या शॉर्ट क्वेश्चन यहीं से आपके आएंगे। इसलिए पूरा मैंने एनसीईआरटी को फॉलो किया है। ठीक है। देखिए, ये जो नीतियां आई, ये भी अकाल पड़ने के बाद ये सारी चीजें की गई। जब देश में खाद्यान्नों का संकट हो गया, दूसरे देशों से खाद्यान्न का आयात किया जाने लगा, तो पूरे क्षेत्र में ये दोनों कार्यक्रम के द्वारा क्या किया गया, तो उत्पादकता को बढ़ाने के जोर दी गई। परंतु 1960 के दशक में, ठीक है, 1960 के दशक के मध्य में देखिए कि बाद में फिर से 2 लगातार अकालों से देश में खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गया फिर से। ठीक है। ये जो कार्यक्रम क्यों लाया गया था, ये दोनों कार्यक्रम इसलिए लाया गया था क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कुछ कार्यक्रम किए गए थे, लेकिन फिर भी उनसे शुरुआती दौर में तो क्या हुआ, उत्पादकता बढ़ी, लेकिन 1950 के दशक में के अंत में क्या हो गई, वो उत्पादकता स्थिर हो गई। उससे और बढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही थी। तो जिस गति से जनसंख्या बढ़ रही थी, हमें खाद्यान्नों की उत्पादकता को भी बढ़ाना था, लेकिन उत्पादकता स्थिर थी। तो उन उत्पादकता को जनसंख्या के अनुपात में बढ़ाने के लिए क्या लाया गया, तो इन दोनों कार्यक्रमों को लाया गया। लेकिन उत्पादकता तो बढ़ी, लेकिन 1960 के दशक में याद करिएगा, इतिहास में भी देखिएगा, 2 लगातार अकाल आए थे और उससे एक खाद्यान्न संकट फिर से उत्पन्न हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप हमें फिर से दूसरे देशों से खाद्यान्नों का आयात करना पड़ने लगा। ठीक है ना। अब जब ये स्थिति आ गई, तो कालांतर में, समय के साथ बीतेगा, कालांतर में फिर उसके बाद कृषि के विकास के लिए समय दर समय कुछ कुछ नीतियां अपनाई गई। ठीक है। उन नीतियों को हम लोग देखते हैं जो कि आपके प्रश्न में पूछे जा रहे हैं। तो आरंभ से लेकर हम लोग वर्तमान तक की कुछ नीतियों को देख लेते हैं। तो सबसे पहला कौन नीति अपनाई गई, भूमि सुधार कार्यक्रम। ठीक है। जैसे स्वतंत्र हुआ देश, उसके बाद भूमि से संबंधित, यानी कि कृषि भूमि से संबंधित कुछ उपाय किए गए, सुधार किए गए। उनमें से क्या था, तो भूमि सुधार कार्यक्रम। इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें की गई भूमि सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत, तो सबसे पहले जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया, कोशिश किया गया। ठीक है। उसके बाद भूमि की जो सीमा निर्धारण किया गया कि किसी के पास कितना भूमि रह सकता है, ये नहीं कि किसी के पास बहुत ज्यादा भूमि है, तो भूमि का सीलिंग वाला प्रथा लाई गई। आगे क्या किया गया, तो भूमिहीन किसानों को भूमि वितरण किया गया। ठीक है। हालांकि ये इंप्लीमेंट उतने व्यवहारिक रूप से नहीं हो पाए, इसलिए सफलता नहीं मिल पाई। आगे चलिए, तो दूसरा फिर प्रोग्राम क्या लाया गया, तो जैसे कि फिलीपींस में एक नए चावल की किस्म का डेवलपमेंट किया गया था, और मैक्सिको में गेहूं की एक नई किस्म का इजाद किया गया था पूरे विश्व स्तर पर। तो भारत में भी क्या किया गया, इन दोनों फसलों के, यानी कि अधिक उपज देने वाले बीजों को भारत में भी अपनाया गया, और उन बीजों के तहत क्या किया गया, तो रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया गया, सिंचाई की व्यवस्था की गई, और हाई यील्ड जो आपके वेराइटीज थे बीज के, उनको अपनाया गया, जिससे उत्पादकता तीव्र गति से बढ़ी। और उस पूरे प्रक्रिया को क्या बोला गया, तो हरित क्रांति। एक रेवोल्यूशन आया, ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है ना। उसी को हम लोग कहते हैं, क्योंकि इसके तहत अच्छी खासी खाद्यान्न आत्मनिर्भरता हम लोग प्राप्त कर लिए थे। इसमें क्या क्या चीजें हुई जो बताए, वही एक बार देख लेते हैं। तो हरित क्रांति 1960 के दशक में आरंभ में, ठीक है, 1960 के दशक में आरंभ में इस कार्यक्रम के अंतर्गत क्या हुआ, 1960 के दशक के आरंभ में, यहाँ पे थोड़ा 1960 के दशक के आरंभ में इस कार्यक्रम के अंतर्गत उच्च उत्पादकता वाली फसलों, यानी हाई यील्ड वेराइटीज बीज के सीड्स का प्रयोग किया गया। दूसरा, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया गया, और
सिंचाई की सुविधाओं पर विशेष फोकस किया गया। साथ ही साथ आधुनिक कृषि तकनीकों का भी प्रयोग किया गया और इससे क्या हुआ, तो इससे गेहूं, देखिएगा, गेहूं और धान के उत्पादन में विशेषकर किन क्षेत्रों में, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। किन क्षेत्रों में, तो देखिए पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इस क्षेत्र में ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति का विशेष प्रभाव देखा गया, है ना, हरित क्रांति का प्रभाव, ठीक है, प्रभाव ज्यादा रहा। कहाँ, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में, ठीक है। तो ये दो नीतियां हम लोग देखे, दो कार्यक्रम देखे जिसके जो कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अपनाई गई। और कुछ नीतियां और हैं, जैसे कि सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन लाया गया और उसमें कुछ और कार्यक्रम लाए गए, उन लोगों को भी देख लेते हैं हम लोग इन दोनों के साथ साथ में, ठीक है। तो यहाँ तक लिख लीजिए, आगे और हम लिखते हैं। देखिए बच्चों, अगला जो कार्यक्रम या नीति है या मिशन है वो भारतीय कृषि में जो अपनाई गई वो तीसरा कौन सा है, तो सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, NMSA, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। देखिए इसका मतलब क्या, इस शब्द का, सतत कृषि के लिए, सतत मतलब क्या, लगातार कृषि हो, इसके लिए एक मिशन अपनाई गई। कहाँ, तो कृषि क्षेत्र में। इसमें क्या किया गया उसको देख लेते हैं। तो इस मिशन के तहत सरकार यानी भारत सरकार और उनसे संबंधित राज्य सरकारें परंपरागत कृषि विकास योजना, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, PKVY, इसमें है P से परंपरागत, K से कृषि, V से विकास और Y से योजना, उसी का हिंदी का ही अंग्रेजी में किया गया है। और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से देश में क्या किया गया, तो देश में किया गया आपका जैविक खेती को बढ़ावा दिया गया। अब जैविक खेती को बढ़ावा देंगे तभी तो कृषि हम लगातार भूमि पर कर पाएंगे, नहीं तो होगा क्या। हरित क्रांति की एक नकारात्मक प्रभाव क्या था, कृषि अनुपजाऊ होने लगे, ठीक है ना, ऊसर होने लगे। क्यों, क्योंकि उसमें सिंचाई ज्यादा की जाने लगी, बेसिक तत्व छन कर नीचे जाने लगे, तो वो अनुपजाऊ भूमि में सलाइन अल्कलाइन भूमि में कन्वर्ट होने लगा, ठीक है। तो उसी को कम करने के लिए क्या लाया गया, तो सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, और उसके तहत इन परंपरागत कृषि प्रणालियों के द्वारा जैविक खेती को बढ़ावा दिया गया। यानी रासायनिक उर्वरक के जगह में जैविक खाद का प्रयोग किया जाने लगा, हरे खाद का प्रयोग किया जाने लगा, गोबर का प्रयोग किया जाने लगा, वनस्पति खाद का प्रयोग किया जाने लगा, और कीटनाशकों के जगह में वनस्पतिक कीटनाशक जैसे नीम हरित लेप, नीम का जो लेप बनाया गया और खेत में छिड़काए जाने लगे। ये अभी प्रक्रिया अपनाई जा रही है, अब इसको जोर पकड़ना चाहिए, तो उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है ना। किसके तहत, तो नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या है, सस्टेन करे और लगातार चलता रहे, उसके लिए। अगला क्या है, तो राष्ट्रीय कृषि नीति अपनाई गई 2000 ईस्वी में, ठीक है। 2000 ईस्वी में राष्ट्रीय कृषि नीति अपनाई गई, नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000, और इसके तहत मेन फोकस क्या था, तो सतत एवं समावेशी कृषि विकास पर बल दिया गया। ये शब्द को समझिए, सतत और समावेशी, ठीक है। सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पर जोर दिया गया, अंग्रेजी शब्द इसका ये होगा। सतत मतलब लगातार कृषि कार्य हो, समावेशी मतलब सभी के लिए और उससे सभी को फायदा हो, और सभी फसलों में पूरे क्षेत्र में कृषि का विकास हो। समावेशी मतलब वही होता है, ठीक है ना, इंक्लूसिव एग्रीकल्चर किया जाए, तो लगातार और समावेशी कृषि की जाए। किसके तहत, तो इस नीति के तहत अपनाई गई। इसके लिए बहुत सारे उपाय किए गए, यहाँ 250 शब्दों में ये सब नहीं आएंगे। अब लास्ट में हम लोग निष्कर्ष लिख लेते हैं, ठीक है ना, कि इन सभी नीतियों, जितनी नीतियां भी हमने आपको गिनवाया लिखवाया, तो इन सभी नीतियों के परिणाम स्वरूप भारत आज खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है। क्या है, खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है, और कृषि देश की अर्थव्यवस्था का आधार बना हुआ है, ठीक है। लगभग 58% जो आबादी है वर्तमान में,
वो कृषि कार्य में संलग्न है, जो रोजगार उसे प्राप्त हो रही है, और लगभग 70% के आसपास में अप्रत्यक्ष रूप से कृषि से जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जैसे हमें खाद्यान्न की कमी थी, खाद्यान्न संकट की कमी थी, वह वर्तमान में क्या हो गया, तो हम लोग आत्मनिर्भर हो गए। ठीक है, तो हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन को कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं अपलोड करूंगा 44 नंबर क्वेश्चन, जो कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न होगा, वो पार्ट 6 में आएगा। ठीक है, तो चैनल में जो नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे बच्चों, और दोस्तों में शेयर जरूर करेंगे ताकि आप में प्रतियोगिता की भावना बनी रहे। आते चले, फरवरी एग्जाम तक हम लोग साथ में रहेंगे। आपकी तैयारी बेशक बहुत अच्छे तरह से होगी। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए और अच्छे से पढ़ाई करने के लिए। टेक केयर।